गुजरात का चुनावी मूड समझने के लिए एबीपी न्यूज की टीम गुजरात की धरती पर है। एबीपी न्यूज की रिपोर्टर मनोज्ञा लोईवाल और कैमरामैन सूरज पांडे अलग अंदाज में आपको गुजरात चुनाव की स्पेशल सीरीज दिखा रहे हैं। अब तक आपने अहमदाबाद में स्वामी नारायण मंदिर और भद्रकाली मंदिर से चुनाव का धर्म कनेक्शन समझा, तो अहमदाबाद में ही खादी और आइसक्रीम के जरिए कर्म का चुनावी कनेक्शन जाना है। एबीपी न्यूज की टीम अब अगले पड़ाव के लिए निकल चुकी है। अहमदाबाद से खेड़ा के रास्ते हमारी टीम आणंद की ओर जा रही है। मारा गाँव काठियावाड़ी जा, दूध की नदियाँ बाहे जा, कोयल कुहू गाए, मारे घर अंगना ना भूलो ना। इन महिलाओं को तो आप पहचानते ही होंगे। दूध क्रांति में देश की सबसे बड़ी भूमिका इन्होंने ही निभाई है। नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल और धर्म कर्म के इस खास एपिसोड के साथ एक बार फिर हाजिर हैं ये बताने के लिए कि गुजरात के चुनाव में क्या है मिजाज और क्या सोच रही हैं वो महिलाएं और पुरुष जिन्होंने दूध की क्रांति के साथ गुजरात और देश दोनों की तस्वीर बदल दी है। देश को दूध क्रांति की धरती पर ले चले उससे पहले अहमदाबाद से 80 किलोमीटर दूर डाकोर ले चलते हैं। डाकोर, जो कि अहमदाबाद से सटे खेड़ा जिले में पड़ता है। इसी डाकोर में है मशहूर रणछोड़ मंदिर। डाकोर धाम गुजरात के मशहूर मंदिरों में से एक है। मान्यता है कि द्वारिकाधीश के दर्शन के बाद यहाँ के दर्शन से ही पुण्य का लाभ मिलता है। डाकोर में कौन छे? राजा रणछोड़ राय छे। ये तो बातें हैं उनकी जो भक्त हैं, लेकिन कई सदियों से ये कहानियां चलती चली आ रही हैं कि भगवान द्वारका में थे और अपने भक्तों के लिए यहाँ आ गए। 500 किलोमीटर दूर इस मंदिर की मान्यता ये है कि यहाँ पर कई हजार किलोमीटर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। इस इलाके में भले ही राजनीति कम होती हो, लेकिन भगवान की भूमिका हमेशा रही है। मंदिर में भक्तों की रोज इसी तरह से भीड़ होती है। गुजरात के अलावा देश के दूसरे हिस्सों से भी लोग दर्शन पूजन के लिए आते हैं। एबीपी न्यूज की रिपोर्टर मनोज्ञा लोईवाल ने यहाँ आए श्रद्धालुओं से बात की और जाना कि चुनाव में किसका पलड़ा भारी है। डाकोर में कौन छे? राजा रणछोड़ छे। भगवान द्वारका में तो रहते हैं, लेकिन अब तो भक्तों के लिए कहीं भी आ जा सकते हैं। कुछ ऐसी ही लीला है इस मंदिर की। डाकोर के इस मंदिर का महत्व यह है कि हर समय यहाँ पर आपको हजारों की भीड़ दिख जाएगी। हजारों की भीड़ न सिर्फ इस इलाके की, बल्कि दूर दराज इलाके से आने वाले हर उम्र के लोग जो यहाँ आकर शामिल होते हैं और भक्ति भाव से करते हैं और बातचीत करते हैं लोगों से कि क्या है उनकी खासियत भगवान की जब यहाँ पर आते हैं भक्तों के साथ। क्या आपके लिए भक्ति भाव रहता है? भक्ति भाव, हम सूरत से आ रहे हैं तो हम यहाँ पे दर्शन करने आ रहे हैं और हमारी भक्ति है, हम श्रद्धा भाव से कर रहे हैं। भक्त के लिए कर्म और धर्म क्या बड़ा हो जाता है? धर्म और कर्म दोनों बड़े ही है। धर्म अपनी जगह है और कर्म अपनी जगह है। धर्म भक्ति है और कर्म हम जो करते हैं उसको कर्म बोलते हैं, और धर्म में भक्ति भगवान में जो लीन रहता है उसको भक्ति बोलते हैं और वो धर्म हो जाता है। ये बड़ी दिलचस्प बात होती है। लेकिन जब इस बार चुनाव है तो क्या आप ध्यान रखेंगी मुद्दों में? अगर बात करें तो क्या मुद्दे होंगे आपके लिए? हम तो कर्म में शक्ति रखते हैं। कर्म अच्छा हो तो भक्ति होती है, इसलिए कर्म ही चाहिए अच्छे, इसलिए भक्ति मिलेगी ही मिलेगी। आप लोग कहाँ से हैं? दूर दराज इलाकों से बहुत सारा लोग आते हैं। राधे राधे। राधे राधे, श्याम मिलादे कहते हैं। तो क्या राधे राधे की बात करते हैं जब, तो फिर धर्म और कर्म दोनों की बात करते हैं।
क्या महत्वपूर्ण हो जाता है? और क्योंकि चुनाव का सीजन है तो मैं जरूर पूछूंगी कि धर्म और कर्म में क्या बड़ा होता है? धर्म सबसे ऊपर, धर्म कृष्ण ने बोला है गीता में कि सबसे ऊपर धर्म है। जब आप इस बार चुनाव के मुद्दों पर बात करें तो क्या मुद्दे होते हैं जब सोच के वोटिंग करें? प्रोग्रेस देख रहे हैं ना कि कौन कर रहा है, और प्रोग्रेस तो मोदी जी का ही दिख रहा है। सिर्फ मंदिर के लिए कि कर्म के हिसाब से? नहीं, हर हिसाब से। जैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं इतने अच्छी तरह से, हर बात में ध्यान दे रहे हैं, चाहे गरीबों की चाहे प्रोग्रेस की, हर जगह ध्यान दे रहे हैं, तो उसके हिसाब से मोदी जी को ही आना चाहिए। जब इस बार चुनाव की बात करते हैं, लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, चुनाव राज्य का है। हाँ, तो फिर भी यानी बीजेपी ही आनी चाहिए। देखिए, प्रधान राजा है वो धर्मात्मा होना चाहिए, धर्म के हित में बात करने वाला होना चाहिए। और मोदी से बड़ा धर्मात्मा कौन है? करे, नदियों की रक्षा करे, हमको ऐसा ही राजा चाहिए, मोदी जैसा ही चाहिए, यानी बीजेपी ही आनी चाहिए। रणछोड़ मंदिर डाकोर के मुख्य बाजार के बीच स्थित पवित्र झील के पास है। मंदिर का मुख्य गुंबद 27 मीटर ऊंचा है। हर साल करीब 1 करोड़ श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर की मान्यता क्या है, जरा उसे भी जान लीजिए। डाकोर गांव गुजरात में है, खेड़ा जिला में ठासरा तालुका में है, और ये भगवान का भक्ति प्लेस है। यहाँ डाकोर जी में भगवान द्वारिका से डाकोर आए, संवत 1212 में भगवान को विजय सिंह बोडाना राजपूत हो गया, यहाँ से पैदल चल के द्वारका जाता था, भगवान की भक्ति करता था। वो वृद्ध हो गया, बूढ़ा हो गया, 70 साल का, उससे चला नहीं जाता, तो वो भगवान से बात कर सकता था कि भगवान मेरे पास डाकोर में चलो। तो वहाँ से एक बैलगाड़ा मांग के आते हैं। भगवान स्वयं कार्तिकी पूर्णिमा संवत 1212 में बैलगाड़ा में बैठ के भगवान द्वारिका से डाकोर आए, और डाकोर जी में आए, गोमती घाट में छुप गए। दूसरे दिन द्वारिका में द्वार खुला तो भगवान का स्वरूप नहीं था, तो सब ब्राह्मण वहाँ के शंकराचार्य जी के पास गए। शंकराचार्य जी ने बताया कि भगवान तो डाकोर जी में चले गए हैं, आप उसको लेने के लिए डाकोर जाइए। सब ब्राह्मण, गुगड़ी ब्राह्मण वहाँ के डाकोर में भगवान को लेने के लिए आए। भगवान ने भक्त के द्वारा बताया कि मैं तो डाकोर में ही रहूंगा, मैं आने वाला नहीं हूँ, लेकिन मेरे बारोबार सोना दूं। तो सब ब्राह्मणों ने सोचा कि 200-300 किलो वजन है, तो इतना सोना आएगा नहीं, तो भगवान को आना पड़ेगा। लेकिन भगवान मंदिर में आए और तुलसी पान नथनी से भगवान का तुलादान हो गया, तो भगवान तुलसी पान और नथनी जी से तुल गए। तो सब ब्राह्मणों ने सोचा द्वारिका जाके क्या करेंगे, तो भगवान ने बताया कि आप द्वारका वापिस जाओ, 90 दिन के बाद जो स्वरूप निकलेगा वो वहाँ द्वारिका जी में रख देने का है। छोटा स्वरूप है, 90 दिन के बाद पहले निकाल दिया 60 दिन में, और छोटा स्वरूप है द्वारका जी का नेत्र नहीं है, वही द्वारकाधीश, वही रणछोड़ा है। ये डाकोर में भगवान संवत 1212 में डाकोर में है, तब से यहाँ कलयुग में भगवान डाकोर जी में विराजमान है। बताया जाता है कि मंदिर का पुनर्निर्माण 1772 में करवाया गया था। मंदिर के शिखर पर सफेद ध्वज है और स्वर्ण कलश से सजा हुआ है। – 2017 में विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी रणछोड़ दास मंदिर में आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। बीजेपी के नेता भी यहाँ पूजा के लिए आते रहते हैं। मान्यता है कि कार्तिक और फागुन की पूर्णिमा के दिन दर्शन से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। खेड़ा जिले में विधानसभा की 6 सीटें हैं। 2017 में बीजेपी, कांग्रेस दोनों को 3-3 सीटें मिली। डाकोर थासरा विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। थासरा सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। बीजेपी सिर्फ 2002 में यहाँ जीत पाई थी। धर्म के तराजू पर गुजरात का मूड तौलने के बाद अब एबीपी न्यूज की टीम आणंद की ओर जा रही है, जो जिला देश में दूध क्रांति के लिए जाना जाता है। आणंद जिले में पड़ता है संदेशर गांव, और एबीपी न्यूज की टीम जब यहां पहुंची तो गांव में कई लोग दूध निकालने में जुटे थे। एबीपी न्यूज की रिपोर्टर मनोज्ञा लोईवाल को महिलाओं ने बताया कि रोज सुबह करीब 5 बजे से लेकर 8 बजे तक
दूध निकालने का काम होता है। गुजरात के इस इलाके में ज्यादातर लोगों के दिन की शुरुआत इसी काम से होती है। लेकिन आपको ये बात जानकर ताज्जुब होगा कि इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन गुजरात का ही रहा है। उसका कारण है जो एक पूरा आंदोलन के तौर पर तैयार हो चुका है, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क एंड मार्केटिंग फेडरेशन। इसी के तहत करीब 36 लाख लोग जुड़े हैं जो गांव-गांव में हर रोज सुबह और शाम इसी तरह दूध निकालते हैं और उसके बाद उसे आपसे मार्केट में यानी कि लोकल मार्केट तक पहुंचाते हैं। लेकिन इससे तस्वीर भी बदली है। रीता बहन हमारे साथ है, उनसे पूछते हैं, तीसरी पीढ़ी है ये इसमें। रीता जी, क्या क्या बदला है आपके लिए जिंदगी में और पहले कितनी गाय थी, अभी कितनी है? पहले तो 4-5 थी, अब 7 रखती हूँ मैं और अच्छा जीवन में गुजारा चलता है। तो ये आपकी क्या प्रक्रिया रहती है जब ये काम करती हैं? तो सुबह से क्या क्या चीजें ध्यान में रखती हैं? उनको धोना, खाना पीना, पानी पिलाना, सब। सरकार का क्या क्या योगदान रहा है आप लोगों की खुद की मेहनत के साथ? सब्सिडी मिलती है, दान मिलता है, गायों के लिए मैट में सब्सिडी मिलती है। देखिए, राज्य सरकार की ओर के साथ साथ यहाँ पर जो फेडरेशन चलता है उसमें ये बातें ध्यान में रखी जाती हैं कि अगर आप इस तरह से दूध की पैदावार कर रहे हैं तो उसके साथ ये भी ध्यान रखा जाता है कि आपके घर में पहले हो, उसके बाद आप बाहर जाएंगे। गुजरात के आणंद जिले को दूध की राजधानी के तौर पर भी जाना जाता है। मनोग्या लोईवाल जब दूध की राजधानी में पहुंची तो वो भी दूध निकालने की ट्रेनिंग लेने से खुद को रोक नहीं पाई। आनंद के इस दूध से आपका भी रिश्ता है। इस रिश्ते के बारे में आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले आप जानिए गुजरात के इस इलाके में दूध क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। ये बात शुरू होती है 1946 में, जब पोल्सन की डेयरी गुजरात में और इस सेक्टर में सबसे ज्यादा दूध बेचती थी अंग्रेजों को, जिसकी वजह से ग्रामीण में और गांव के इलाकों में जो किसान हुआ करते थे और जो दूध बेचने आते थे उन्हें पूरी कीमत नहीं मिलती थी। ये समस्या लेकर लोग पहुंचे सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास। फिर उन्होंने कहा कि सहकारी समितियां बनाइए और गांव वालों के साथ दूध लेकर एक साथ बेचिए एक मूल्य पर। अब आपस में गांव में कंपटीशन न शुरू हो जाए, इसलिए उसे जिला स्तर पर ला दिया गया। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि उस समय 1946 में 247 लीटर दूध गया था गुजरात से मुंबई तक, लेकिन आज इसी गुजरात में 247 लाख लीटर से ज्यादा दूध एक दिन में खरीद लिया जाता है। गाय और भैंस का दूध निकाले जाने के बाद ये दूध पूरी प्रक्रिया के साथ मिल्क प्लांट तक पहुंचता है और उस प्रक्रिया के दौरान सबसे पहले दूध उत्पादक किसान दूध की केन लेकर दूध खरीद केंद्र पर पहुंचते हैं। और गुजरात में इस तरह के 18,400 केंद्र हैं जहां दूध उत्पादक दूध लेकर पहुंचते हैं और फिर पूरी प्रक्रिया के साथ इसे आगे भेजा जाता है। मैं इस समय एक उसी तरह के दुग्ध खरीद केंद्र में हूँ जहाँ पर इन सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी के स्तर पर यानी ग्रामीण स्तर पर दूध खरीदा जाता है। एक टैंक का दूध एक इलाके से खरीद लिया जाता है। इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऐसे करीब 18,400 मंडियां हैं। ये सारी सहकारी मंडली जो दुग्ध खरीद केंद्र भी हैं, यहाँ पर महिलाएं पुरुष आकर अपना घर से जो पशु हैं उनसे दूध लेकर यहाँ पर लाकर बेचते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि इसका क्वालिटी कंट्रोल कैसे किया जाता है, उसका भी ध्यान रखा जाता है। जब दूध खरीदा जाता है तो पहले उसे तौला जाता है। तौले जाने के बाद वो अपने आप मशीनों में बता देता है कि उसमें फैट कितना है और अगर पानी मिला है तो वो भी कितना है। फैट यानी कि अगर फैट का स्तर 10 है तो दूध का रेट 77 रुपए लीटर मिल जाएगा, जो वर्तमान में है और हर हफ्ते बदला जाता है या हर महीने के हिसाब से इसे बदल दिया जाता है। लेकिन आर्थिक स्थिति कैसे लोगों की बदल जाती है अब आपको वो बताते हैं। जब गांव के ये सारे लोग सुबह इकट्ठा होकर इस तरह से दूध लाकर रखते हैं तो लाखों लीटर में ये आंदोलन तब्दील हो जाता है और इसी को दुग्ध क्रांति कहते हैं, जिसने गुजरात की तस्वीर बदल दी है, जहां एक नहीं दो नहीं बल्कि सैकड़ों गांव जुड़ गए हैं और लाखों लोग यानी 36 लाख लोग से ज्यादा एक साथ एक ही स्तर पर जुड़े हुए हैं। मतलब क्वालिटी कंट्रोल पहले लेवल पर ही कर लिया जाता है। इस सफेद क्रांति ने न सिर्फ इस इलाके की तस्वीर बदली है बल्कि यहाँ के लोगों का जीवन स्तर भी बदला है।
हालांकि हमारी टीम जब लोगों से बात करने की कोशिश कर रही थी तो ज्यादातर लोग गुजराती में ही अपनी बात कह रहे थे। फिर भी हमने कुछ हिंदी बोलने वाले लोगों को खोज लिया। जो मैं 4 भैंस दूध आप देती है, ये सुबह सांझ सवार में दूध देने के यहाँ आता हूँ, तो हमारा दूध गांव में सभी जगह सभी लोग पीते हैं और जो सब कुछ बचता है वो अमूल में जाता है। और ये खर्चा हमारा घर का खर्चा निकलता है और भैंस का भी निकलता है। इसी में खर्चा में पैसे में 3-4-6 हज़ार रुपये बचता है। ये जो संस्था चल रही है वो कोऑपरेटिव की बेस पे चल रही है। यहाँ सब ज्ञाति के लोग दूध देने के लिए आ रहे हैं, उसको उसके दूध के हिसाब से सेम प्राइस मिल रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि अमीर को ज्यादा पैसा देंगे और गरीब होकर उसको कम पैसा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास आज से 10 वर्ष पहले 3 गाय थी, अभी उसमें हमको कुछ ज्यादा मिला तो हमने भी उसमें बढ़ोतरी करके अभी 10 गाय रखी है। मेरा बाप दादा से 3 पीढ़ी से काम कर रहे हैं सब पशुपालन में। अभी मेरी पिछली जो पीढ़ी आएगी, नई पीढ़ी, वो इसमें जाने के लिए तैयार नहीं, वो विदेश पढ़ने के लिए जाने की इच्छा रखते हैं सब लोग। जो इलेक्शन बेस है वो सरकार का इसमें कुछ रूल नहीं है इस कोऑपरेटिव में यहाँ हमारे के लिए कि जो इलेक्शन आया तो हमको कुछ देंगे, ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ। तो जो ये संस्था चलती है वो गांव के लोग हैं और उसके मेंबर भी चलाते हैं। सरकार के जो भी प्रायोरिटी के सब्सिडी मिलती है वो डायरेक्टली खेडूत को दे रहे हैं। वो संस्था को इसमें कुछ रोल नहीं है और संस्था को कुछ मिलता भी नहीं है इसमें। गांव से जब हम निकले तो रास्ते में एक जगह पर कुछ महिलाएं मिली। हमने गाड़ी रोककर उनसे बात की। गाय भैंस में तो ऐसा चलता था, अभी थोड़ा ठीक है। तो इसके मतलब में कि हमको कैसा है कि वो गाय भैंस का वो खाने का बहुत महंगा हो गया। हाँ, सब चीज 2 गाय दोता है, पीछे 4 गाय खाती है, तो इसका ऐसे में रहते हैं। इसमें कोई बचाव होता नहीं है, पर अपनी जिंदगी अच्छे से जा रही है। इसमें मोदी जी कोई मदद किया? कुछ भी नहीं, हमको नहीं राशन कार्ड दिया, वो तुमको सब मिलता है ना, और राशन कार्ड को सब लोग को, हमको वो भी नहीं मिल सकता है। अभी हमने 4-5 बच्चा है, 2-3 गाय है, इसमें गाय का भी खिलाते हैं, हम भी खाते हैं। हमको दूसरा मोदी का कोई सपोर्ट है नहीं कि वो सरकार का इतना हमको सपोर्ट मिला नहीं, कुछ नहीं। हाथ से मेहनत से जीता है ना, मेहनत से चलता है। गुजरात के आणंद को दूध की राजधानी इसलिए भी कहते हैं क्योंकि यहाँ अमूल का प्लांट है और दूध उत्पादक जिस दूध को ग्रामीण सेंटर पर जमा कराते हैं वहाँ से दूध प्लांट तक पहुँचता है और फिर वहीं पर दूध, दही और बाकी डेयरी प्रोडक्ट का उत्पादन होता है। कोई ऐसी वस्तु जो अमूल्य हो, लेकिन अमूल का नाम पड़ा है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। 1957 में तो शुरुआत हुई, लेकिन उसके बाद कभी पलट कर नहीं देखा। आज 2022 में जब 36 लाख लोग इससे सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, तो वहीं करोड़ों उपभोक्ता हैं जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि देश और विदेश में फैले हुए हैं, जो ये जानते हैं कि अगर उन्हें गुणवत्ता के आधार पर कुछ खाना होगा तो उपभोक्ता बनने के लिए अमूल ही काफी है। अमूल का मतलब है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। 36 लाख दूध उत्पादक इससे जुड़े हुए हैं। यहाँ 2 करोड़ लीटर का दूध रोज पहुँचता है और इसका सालाना टर्नओवर 61,000 करोड़ का है। हिंदी में कहावत है मक्खनबाजी, लेकिन अगर आप भारत में रहते हैं तो आपने मक्खन तो अमूल का जरूर खाया होगा। अच्छा, खास बात यह है कि 1957 में शुरू हुए इस सफर को अब कई वर्ष तो हो चुके हैं, लेकिन बदलाव कितना आया है आपको ये दिखाते हैं। गुजरात में इस समय चुनाव है, लेकिन अमूल एक ऐसी संस्था है जिसने लगातार अपने वर्चस्व को बरकरार रखा है। पहले घरों में जिस तरह से मक्खन बनता था, उसके बाद उसे 1945 में लकड़ी के बड़ी बड़ी मशीनों में बनाया गया। उसके बाद ड्रम्स बनाए गए, फिर टॉप बटर चर्न मशीन बनाई गई 1960 के दशक में। हालांकि इन सब की प्रक्रिया में जब से 57 से बटर का बनना शुरू हुआ है इस प्लांट में, उसके बाद से तस्वीरों में बदलाव ये आया है कि अब कंटिन्यूअस बटर मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स बन गई हैं। 1980 के दशक से लेकर अब तक लगातार इस अपडेट को कैसे देखा जाता है, अब आपको वो दिखाते हैं।
अमूल के बटर प्लांट में सब कुछ ऑटोमेटेड है, यानी कि अधिकतर काम मक्खन बनने के बाद पैकिंग का होता है और पैकिंग अलग अलग छोटे बड़े डब्बों में की जाती है। इस पूरे ऑटोमेटेड प्रोसेस के साथ इस ही तस्वीर को तो आप पहचानते ही हैं और इस तस्वीर को दर्ज कर दिया गया है अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एज लॉन्गेस्ट सर्विंग कैंपेन, और सेम कैंपेन इतने वर्षों इतने दशकों से। हालांकि इस समय 100 ग्राम बटर की कीमत 54 रुपए है और आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि अमूल हर रोज 100 टन मक्खन बनाता है, लेकिन फिर भी बाजार में ऐसा लगता है कि उसकी कमी ही रह जाती है। शायद इसी को कहते हैं लगातार मक्खनबाजी का तरीका जो जनता करती है अपने मक्खन के प्रति। अमूल इस वक्त 60 से ज्यादा प्रोडक्ट का उत्पादन कर रहा है, जबकि प्रोडक्ट की वैरायटी 1000 से ज्यादा की है। अमूल के मैनेजिंग डायरेक्टर RS सोडी कहते हैं कि अमूल 18,000 से ज्यादा गांव वालों की जीविका का साधन है। देखिए, अमूल जब आप बोलते हैं अमूल एक अर्बन कस्टमर के लिए तो सिर्फ अमूल बटर है या अमूल आइसक्रीम है, एक फाइनल प्रोडक्ट है। अगर वही आप गुजरात के 18,600 गांव में जाके अमूल बोले तो वहां एक ग्रामीण महिला जिसके पास 2 या 3 गाय भैंस और जिसकी पूरी उसकी आमदन पे वो अपने बच्चों को एजुकेशन दे रही है, अपने घर चला रही है, उसके लिए अमूल एक बहुत ही रिलायबल सोर्स ऑफ लाइवलीहुड या जीविका का साधन है। तो अमूल राइट 36 लाख किसानों के प्रोड्यूस को एग्रीगेट करता है, उनको प्रोसेस करता है, उसके बाद 10,000 डिस्ट्रीब्यूटर और 10 लाख दुकानों के जरिए करोड़ों कस्टमर्स तक पहुंचा जाता है। तो ये पूरी सप्लाई चेन की ओनरशिप गुजरात के 36 लाख किसानों की है। तो अमूल ये है, अमूल खाली अमूल बटर आइसक्रीम नहीं है। जिस आनंद ने देश में दूध क्रांति को जन्म दिया, उस आनंद में विधानसभा की 7 सीटें हैं। 2007 में कांग्रेस ने 5 और बीजेपी ने 2 सीटें जीती थी। आज के इस एपिसोड के जरिए हमने धर्म और कर्म के पहिए की बदौलत आगे बढ़ते गुजरात की कहानी दिखाई है। आज के इस एपिसोड में इतना ही। कल फिर एक नई जगह से धर्म कर्म का नया एपिसोड। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।